कि ओवर हीटिंग के कारण और सेकेंडरी वाइंडिंग को भी ले डूबेगी। हम तो जाएंगे ही सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम कई बार क्या कहते हैं कि भाई एक फेज में ना वोल्टेज डीम हो गया है ना, जिससे हमारी मोटर नहीं चल रही है, हमारी फ्रिज नहीं चल रही है, हमारे कूलर नहीं चल रही है। कई बार हम ऐसा कहते हैं ना कि एक फेज हमारा डीम हो चुका है। सीटी, ये इसका CTR है, वेरिएक भैया और कुछ नहीं है, ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर है। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। ट्रांसफार्मर का तीसरा क्लास लेकर मैं आप सभी के बीच खड़ा हूं, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो क्या आप इस क्लास के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो सेशन को एक लाइक कीजिए और कमेंट में लिख के बताइए आई एम रेडी। तो चलिए दोस्तों, अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट नेम हमारा है इलेक्ट्रिकल मशीन, जिसमें आज हम ट्रांसफार्मर को देखने वाले हैं, है ना। देखिए, आज के टाइम में यदि देखा जाए तो आपके लिए हर टॉपिक का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका यूपीपीसीएल का भी एग्जाम होना है, बार्क का भी एग्जाम होना है, और साथ ही साथ आपका कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर वाला भी एग्जाम होना है। यानी कि तीन एग्जाम आप सभी के सामने खड़े हैं। यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो उसके लिए आपको अलग अलग पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ट्रांसफार्मर को पढ़िए और तीनों जगह ट्रांसफार्मर पूछा जाएगा, है ना। यह हमारी कल वाली क्लास है। इस क्लास को यदि आपने नहीं देखा होगा तो जरूर देखिए, देखना बिल्कुल मत भूलिए। कहते हैं ना कि अगर तुम भूलो तो तुम हर जाई, हम भूले तो हम हर जाई, अगर कोई ना भूले तो चलो यार मिलकर करते हैं पढ़ाई, है ना, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ में आप इस निमी टेक्निकल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। यहीं पर आपको इन क्लासों की PDF मिलेगी। पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच उपस्थित है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ट्रांसफार्मर हमारी टॉपिक चल रही है ना। इस ट्रांसफार्मर टॉपिक का हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काम आएगा, है ना। बिल्कुल दोस्तों, मक्खन की तरह इसमें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा मैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की HT साइड की फ्यूज उड़ जाए तो क्या होगा, है ना। ऐसा केस अक्सर लाइनमैन को देखने को मिलता है, और एक टेक्नीशियन हो या फिर लाइनमैन हो, उन दोनों के लिए क्वेश्चन कॉमन है कि भाई एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, वही जो रूरल एरिया में प्रयोग किया जाता है, जो गांव देहातों में। उस ट्रांसफार्मर में जो HT साइड में, हाई वोल्टेज साइड में फ्यूज लगी हुई है, अगर वो फ्यूज गलती से उड़ जाती है तो क्या होगा? इनपुट घट जाएगी। इनपुट घटने का तो कोई चांस नहीं है। आउटपुट घट जाएगी या इनपुट शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। इनपुट शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं होगी, इनपुट ओपन भी नहीं होगी। तो क्या बचा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी, कि आपका जो आउटपुट है वो घट जाएगी, है ना। कैसे आउटपुट घटेगी, जरा उसको सुनिए एक इस फोटो के माध्यम से। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये 3 लाइन आ रही है ना। ये कौन सी लाइन है? ये आपकी HT हाई टेंशन वाली लाइन है। हाई टेंशन लाइन को हम डायरेक्ट कपल्ड, यानी कि कनेक्शन किसके साथ करते हैं? ट्रांसफार्मर के साथ करते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हर फेज में एक प्रॉपर तरीके से फ्यूज लगा हुआ है ना। इन्हीं तीनों फ्यूज में से, ये जो 3 फ्यूज लगे हैं, इन 3 फ्यूज में से यदि एक भी फ्यूज अगर उड़ जाती है तो क्या होगा? इस केस में क्या होगा? देखिए कि जो आउटपुट में, ये क्या है आपका? ये आउटपुट सेक्शन फर्स्ट है, ये आउटपुट सेक्शन फर्स्ट है, और ये आपका आउटपुट सेक्शन सेकंड है। आउटपुट सेक्शन ये सेकंड है ना। दो आउटपुट इसमें निकला हुआ है दो तरफ। तो ऐसे में होगा क्या कि अगर फ्यूज उड़ जाता है ना, तो आउटपुट का जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज केवल और केवल अब कितना बचेगा? आउटपुट में वोल्टेज 58% बचेगा। कितना? सिर्फ और सिर्फ 58% बचेगा, जिसके कारण जो इसमें R फेज, Y फेज और B फेज होगी, इनमें क्या होगा कि वोल्टेज, जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है, ये असंतुलित हो जाएगी। कैसे वोल्टेज, किस प्रकार की वोल्टेज हो जाएगी? असंतुलित, यानी कि वोल्टेज अनबैलेंस हो जाएगा, है ना। इस केस में इसके जस्ट नीचे, ये फोटो दिखाई नहीं दे रही है, ट्रांसफार्मर के जस्ट नीचे एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा होगा, उसमें लगी होगी एक रिले।
वो रिले तुरंत ट्रिप हो जाना चाहिए। अगर रिले ट्रिप नहीं होती है ना, रिले तुरंत ट्रिप हो जाना चाहिए। अगर रिले ट्रिप नहीं होती है तो फिर क्या होना चाहिए, आउटपुट में जो हमने वोल्टेज लोड कनेक्ट कर रखा है, मान लीजिए अभी इधर लोड कितना कनेक्ट है, 100% लोड कनेक्ट है, लेकिन फ्यूज उड़ने के बाद वोल्टेज कितना बचा, 100% का 58%। यानी कि अगर हम लोड को घटा देते हैं आउटपुट का तो एक फ्यूज उड़ जाता है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लोड हमने नहीं हटाया तो फिर रिले ट्रिप हो जाना चाहिए। दोनों में से एक काम जरूर होना चाहिए, तभी आपकी ट्रांसफॉर्मर सेफ रहेगी, नहीं तो सेफ नहीं रहेगी, है ना। हम कई बार क्या कहते हैं कि भाई एक फेज में ना वोल्टेज डीम हो गया है ना, जिससे हमारी मोटर नहीं चल रही है, हमारी फ्रिज नहीं चल रही है, हमारे कूलर नहीं चल रही है। कई बार हम ऐसा कहते हैं ना कि एक फेज हमारा डीम हो चुका है। वो डीम क्यों हुआ है, डीम होने का मतलब है वोल्टेज डाउन होना। वोल्टेज डाउन होने का सीधा कनेक्शन किसके साथ है कि भाई एचटी साइड का एक फ्यूज जो है वो उड़ चुकी है ना, जिससे वोल्टेज क्या हो गया, डाउन हो गया है, जिसको हम कहते हैं कि वोल्टेज डिम हो जाना, है ना। तो ये रहा, देखिए इसका टोटल कि कैसे कैसे आपका अगर एक फ्यूज उड़ता है तो वोल्टेज डाउन होता है, कैसे आपको लोड को कम करना होगा, अगर लोड कम नहीं करते तो फिर रिले ट्रिप होना चाहिए। रिले ट्रिप नहीं होता है भैया तो फिर ट्रांसफॉर्मर में बहुत बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है ना। आई होप कि आपको ये कंटेंट समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ट्रांसफॉर्मर में कूलिंग संबंधी ISI द्वारा प्रयोग किए गए OFB शब्द का पूर्ण नाम क्या है ना। OFB यूज्ड बाय ISI रिगार्डिंग कूलिंग इन द ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड? ऑयल इमर्स्ड फोर्स्ड इन सर्कुलेशन विथ एयर ब्लास्ट कूलिंग, है ना। इसका यही होगा फुल फॉर्म OFB का। OFB का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका कहने का मतलब है भैया कि हम इसमें जो ट्रांसफॉर्मर का कोर होता है और जो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग होती है उसको हम ठंडा कैसे करेंगे? एयर ब्लास्ट के द्वारा, है ना। ये आपके सामने एक तस्वीर दिखाई जा रही है, इस तस्वीर को आप गौर से देखिए, प्यार से देखिए, है ना। सबसे पहली बात कि ऐसे ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं जिसमें हम कोर को ठंडा या फिर वाइंडिंग को ठंडा एक फैन के द्वारा करते हैं, और उसमें जो ऑयल होता है उस ऑयल को हम ठंडा एक रेडिएटर के द्वारा करते हैं। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर देखिए आग लगने की संभावना अधिक हो। आग लगने की जो संभावना है वो अधिक से अधिक हो। वो कैसा हो? वो अधिक से अधिक हो जिन स्थानों में, वहीं पर इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ये क्या है? ये है आपका ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन। ये क्या है? ट्रांसफॉर्मर का सब स्टेशन, है ना। तो ट्रांसफॉर्मर के सब स्टेशन में इस प्रकार की ट्रांसफॉर्मर आपको दिखेगी, इस प्रकार की कूलिंग सिस्टम वाली ट्रांसफॉर्मर। अब ITI या फिर डिप्लोमा करके कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन में काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में काम करते हैं और ग्रिड स्टेशन में भी काम करते हैं, है ना। उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा और वो इस प्रकार की ट्रांसफॉर्मर में काम भी करते होंगे, किए भी होंगे, मेंटेनेंस के रूप में किए होंगे, जिस भी रूप में किए होंगे उनको ये ट्रांसफॉर्मर देखने को जरूर मिला होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आपको रेडिएटर दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये आपको रेडिएटर दिखाई दे रही है। इस रेडिएटर में क्या होता है कि जब आपकी ट्रांसफॉर्मर ओवर हीटिंग हो जाती है ना, उस केस में जो ऑयल है ट्रांसफॉर्मर का इसमें सर्कुलेट होने लगता है ना। इसमें क्या होता है? सर्कुलेट होकर के इसमें ठंडी होती है, और इस साइड में आपको दोस्तों यहाँ पर फैन दिखाई देगा, है ना। दिख नहीं रहा है लेकिन इसके इस तरफ फैन है जो कोर और वाइंडिंग को ठंडा करेगा, है ना। कोर को भी ठंडा करेगा, वाइंडिंग को भी ठंडा करेगा, और जो तेल है ये भी सर्कुलेट होकर के कोर और वाइंडिंग को ठंडा करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, क्योंकि हमें कूलिंग जो सिस्टम है ना, इतना हैवी ट्रांसफॉर्मर है, इसके कूलिंग सिस्टम को हमें विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इसको कूल कर सकेंगे कम टाइम में, नहीं तो इसको ठंडा करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, है ना। और आपको तो मालूम है कि हमारे आपके लिए क्या होता है कि भाई 5 मिनट के लिए भी लाइट कट जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसा कि अब क्या ही हो जाएगा, है ना। तो सब स्टेशन में इसीलिए दोस्तों जो कूलिंग सिस्टम होता है बहुत फास्ट तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि यदि ट्रांसफार्मर को उसकी रेटेड मात्रा के डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही धमाल तरीके से समझते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, ध्यान से सुनिएगा। डीसी सप्लाई यानी कि रेटेड मात्रा के डीसी सप्लाई जोड़ देने से मतलब क्या है हमारा कि एक ट्रांसफार्मर है जिसमें 11 केवी की हमने एसी सप्लाई दे रखा है, अब उसमें हम 11 केवी की डीसी सप्लाई दे दें, यही तो कहलाएगी रेटेड मात्रा की सप्लाई। तो इस केस में होगा क्या, देखिए सबसे पहली बात कि जो आपकी एसी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई, जो आपकी डीसी सप्लाई होती है, इस सप्लाई में क्या होता है डीसी सप्लाई में कि ना ये म्यूचुअल इंडक्शन जनरेट कर सकती है, ना ही ये म्यूचुअल इंडक्शन जनरेट कर सकती है, और ना ही ये सेल्फ इंडक्शन जनरेट कर सकती है ना ही ये सेल्फ इंडक्शन जनरेट कर सकती है। डीसी सप्लाई के अंदर ये गुण होता ही नहीं है कि ये इंडक्शन जनरेट कर सके, है ना। हाँ, एक केस में ऐसा हो सकता है, ऑन या ऑफ करें, यदि डीसी सप्लाई को हम बार बार ऑन या ऑफ करें तो म्यूचुअल इंडक्शन भी बना सकते हैं और सेल्फ इंडक्शन भी बना सकते हैं। और जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होता है ना, जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग में क्या होता है एक्चुअल में क्या होता है, देखिए कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। जो इसमें रेजिस्टेंस होती है, इस रेजिस्टेंस का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो रेजिस्टेंस का निर्धारण जो इस कॉइल को हम एसी सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई देने से जो इसमें इंडक्टेंस जनरेट होगी, इसी इंडक्टेंस से हम निर्धारित कर लेते हैं कि इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना होगा। और डीसी सप्लाई में तो इंडक्टेंस होता ही नहीं है, जिसके कारण क्या होगा, हाई करंट फ्लो होगा। इसमें क्या होगा, हाई करंट फ्लो होगा, और हाई करंट इस वाइंडिंग के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा, है ना। हाई करंट क्या करेगा, इस वाइंडिंग के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा, जिससे ये वाइंडिंग आपकी क्या हो जाएगी, ओवरहीटिंग। क्या होगी, ओवरहीटिंग, यानी कि बहुत अधिक गर्म हो जाएगी, और गर्म होकर के क्या होगा, सबसे पहले तो इंसुलेशन समाप्त होगी, इंसुलेशन समाप्त होते ही वाइंडिंग जल जाएगी। अब कौन सी वाइंडिंग शॉर्ट होगी, ये प्राइमरी वाइंडिंग शॉर्ट होगी, है ना। और प्राइमरी वाइंडिंग कैसा है, अभी ओवरहीटिंग है, तो ओवरहीटिंग होने के कारण जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका भी इंसुलेशन को ये ले डूबेगी, है ना। हम तो जाएंगे ही सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो प्राइमरी वाइंडिंग जलेगी ओवरहीटिंग के कारण, और सेकेंडरी वाइंडिंग को भी ये ले डूबेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वाइंडिंग जल जाएगी, है ना। क्या होगा, वाइंडिंग जल जाएगी। दोबारा एक बार सुनिएगा कि मान लीजिए हमें क्या कहा जा रहा है कि रेटेड मात्रा का डीसी सप्लाई देते हैं, हमने 11 केवी पहले ट्रांसफार्मर को एसी दिया था, अब सेम उसी मान का 11 केवी का हमने डीसी दे दिया। डीसी सप्लाई में ना ही म्यूचुअल इंडक्टेंस पैदा किया जा सकता है, ना ही सेल्फ इंडक्टेंस बनाया जा सकता है। सिर्फ एक ही केस में बनाया जा सकता है, अगर डीसी सप्लाई को हम बार बार ऑन ऑफ करें, और बार बार डीसी सप्लाई को ऑन ऑफ करना पॉसिबल नहीं है ना। इसके वजह से क्या होगा आपका कि अगर हम ऑन ऑफ नहीं करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन बनेगा नहीं है। उस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस को हम निर्धारित किससे करते हैं, जो एसी सप्लाई के द्वारा इंडक्टेंस जनरेट होता है, उस इंडक्टेंस से ये निर्धारित होता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना। और ये इंडक्टेंस डीसी सप्लाई में 0 होता है। इंडक्टेंस का काम क्या है कि करंट को कंट्रोल करना। अब करंट को कंट्रोल करने वाली कोई कंपोनेंट डीसी सप्लाई में है नहीं, जिससे करंट अपने मनमानी का चलेगा, हाई करंट फ्लो होगा। वही हाई करंट इस प्राइमरी वाइंडिंग को ओवरहीट कर देगा, जिससे वाइंडिंग का इंसुलेशन पिघल करके वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी और वाइंडिंग जल जाएगी, है ना। और हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी डुबाएंगे, ठीक है ना। तो यही होता है दोस्तों, इसलिए वाइंडिंग आपकी क्या हो जाएगी, वाइंडिंग जल जाएगी। नेक्स्ट देखना, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ट्रांसफार्मर में स्कॉट कनेक्शन आवश्यक है ना। आपने कई बार स्कॉट कनेक्शन का नाम सुना होगा कि स्कॉट कनेक्शन किया जाता है। सबसे पहली बात, स्कॉट कनेक्शन केवल और केवल ट्रांसफार्मर में ही की जाती है, अल्टरनेटर में भी नहीं की जाती, मतलब और कहीं नहीं की जाती। सिर्फ स्कॉट कनेक्शन कहां पर किया जाएगा, ट्रांसफार्मर में। जब भी आपको इस टू फेज सप्लाई को 3 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करना है, किसमें, 3 फेज सप्लाई में आपको कन्वर्ट करना है, या फिर आपको 3 फेज सप्लाई को, है ना, दोनों ये काम कर सकती है।
टू फेज सप्लाई में कन्वर्ट करना है तो आप इस प्रकार के कनेक्शन को प्राथमिकता देते हैं, है ना। तब जाकर के आप इस प्रकार के कनेक्शन को प्राथमिकता देते हैं। और ऐसा हम करते किस लिए है कि कभी टू फेज को थ्री फेज में, थ्री फेज को टू फेज में कन्वर्ट कर दिए। इसका मतलब कि जो हमारी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होती है ना, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यानी भट्ठी जो होती है हमारी, है ना, उनको सप्लाई हमें देना है, उनको हमें सप्लाई देना है, इसलिए हम इस प्रकार का कनेक्शन बनाते हैं। या फिर इलेक्ट्रिक आर्क भट्ठी के अलावा जो वेल्डिंग कार्य होता है ना, उसके लिए भी हम यही काम करते हैं। वेल्डिंग के लिए भी हम यही करेंगे, थ्री फेज को टू फेज में या टू फेज को थ्री फेज में करेंगे। यही बेसिकली क्या होता है, स्पॉट कनेक्शन का काम होता है ना। तो बस आपको इतना ही जानना है, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। इसके बारे में डिटेल अगर कभी जरूरत पड़ी तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। मुझे यकीन है ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आपके लिए कंटेंट ढूंढने पे दोस्तों बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है। आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है ना। और मेरा टाइम और मेरा मेहनत विद्यार्थियों के काम जरूर आएगा और जरूर आएगा। ट्रांसफॉर्मर की जो क्षमता दक्षता होती है ये किसमें दर्शाई जाती है, तो ये दर्शाई जाती है, सबसे पहली बात देखिए कि ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता होती है वो डिपेंड किस पर करती है ना, ये निर्भर किस पर करती है, तो ये पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। अब पावर फैक्टर किस पर निर्भर करता है, तो ये लोड पर निर्भर करता है। यदि आपका लैगिंग लोड है, यदि आपका लैगिंग लोड है, यदि आपका लीडिंग लोड है, यदि आपका रेजिस्टिव लोड है ना। कितने प्रकार के लोड हो गए, तीन प्रकार का, इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रेजिस्टिव, तीन लोड है। अब ट्रांसफॉर्मर जो होता है ना, ये किसके अनुसार काम करता है, ये उपभोक्ता के अनुसार काम करेगा या फिर ऑपरेटर के अनुसार। तो ऑपरेटर के हाथ में कुछ नहीं होता है, परिचालक के अनुसार नहीं, ट्रांसफॉर्मर एक कंज्यूमर के अनुसार काम करता है। ऑपरेटर को क्या पता यार कि कौन सा लोड कनेक्ट होना है, ये किसको पता है, ये हमें पता है। जो लाइट को यूज करता है उसको पता है कि हम इसमें रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड या कैपेसिटिव लोड जोड़ेंगे। अगर ट्रांसफॉर्मर में आपने क्या किया, लैगिंग लोड कनेक्ट किया, तो इसमें वोल्टेज और करंट के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, है ना, कितने डिग्री का इसमें एंगल बनेगा, वो अलग डिग्री का एंगल बनेगा। लीडिंग में वोल्टेज और करंट के बीच में इसमें भी अलग डिग्री का एंगल बनेगा, और इसमें भी वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो अलग डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। तो जिस प्रकार का हम लोड कनेक्ट करेंगे उसी प्रकार का हमारा पावर फैक्टर जनरेट होगा। पावर फैक्टर की नेचर होगी, पावर फैक्टर की प्रकृति होगी, और पावर फैक्टर पे ही डिपेंड करता है इसका क्या, इसका क्षमता। तो देखिए यहां पर पावर फैक्टर बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट जिम्मेदार है, वोल्टेज और करंट। कौन कौन से, वोल्टेज और करंट। तो क्या आएगा, वोल्ट और एम्पियर। अब ट्रांसफॉर्मर छोटी सी तो है नहीं, ट्रांसफॉर्मर बहुत बड़ी है, या फिर या तो वो किलो वोल्ट एम्पियर में होगा या फिर वो मेगा में होगा। तो हम यहाँ पर के लगा देते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास के का ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या आंसर बन गया, केवीए, केवीए। इसी प्रकार से अल्टरनेटर में भी उसका केवीए में ही यूनिट होती है। एचपी किसकी होती है, ये इंडक्शन मोटर की। किलोवाट किसकी होती है, डीसी मोटर की। हम एचपी को किलोवाट को एचपी में बदल सकते हैं, लेकिन एचपी हम डीसी मोटर को कभी नहीं कहते। हम डीसी मोटर को हमेशा वाट में ही कहते हैं, किलोवाट में ही कहते हैं, है ना। मेगावाट हो गया, ये भी डीसी मोटर का ही हो गया, ठीक है ना। तो केवीए कैसे आ गया ये आपको मालूम होगा, कैसे केवीए आया ये आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। अगर नहीं तो वीडियो को रोकिए यहीं पर और रोक करके चीजों को समझिए, इसके बाद समझते हुए आगे बढ़िए। आपके लिए एक ही क्लास बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है जब क्लास को वैल्यू दे करके आप देखेंगे। वैल्यू देने का मतलब है कि क्लास को आप समझते हुए देखिए, है ना। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, समझते हुए देखने से बहुत कुछ होता है। तो जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं और भागते जाएंगे अगले अगले क्वेश्चन की ओर, तो फिर ऐसे में कुछ भी नहीं होगा, है ना। सीटी और पीटी किस ट्रांसफार्मर के उदाहरण है, बताइए। आदर्श ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, वितरण, या फिर पावर ट्रांसफार्मर, या फिर पावर ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा सही, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। जो आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है,
जो आपका इंस्ट्रूमेंट ये ट्रांसफॉर्मर है, ये टोटल कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये देखिए टोटल 2 टाइप्स के, एक होता है सीटी और दूसरा होता है पीटी। अब जो सीटी है ये आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के जैसे काम करेगा, ये स्टेप डाउन के जैसे काम करेगा। अभी आपके सामने आगे चल के एक क्वेश्चन आएगा जिसमें इतना बढ़िया क्वेश्चन है भैया, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। उसमें यह पूछा गया कि भाई सीटी को कितने एम्पियर से स्टार्ट किया जाता है प्रयोग करना और पीटी को कितने एम्पियर से, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है सीटी पीटी से, देखिएगा। अब ये जो आपका स्टेप अप है ना, स्टेप अप का मतलब क्या हो गया? इसमें स्टेप अप का मतलब है कि इसमें वोल्टेज कैसा ही बनाएगा? हाई वोल्टेज, है ना। वोल्टेज कैसा? हाई वोल्टेज। और इसमें करंट कैसा होगा? तो करंट कम होगा। और स्टेप डाउन का वोल्टेज जो होगी वो लो होगी, है ना। और इसमें जो करंट होगी वो हाई होगी। करंट कैसा होगा? इसमें अधिक होगा। ये होता है स्टेप अप और ये होता है स्टेप डाउन। कुल मिलाकर के स्टेप इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर देखा जाए एक यूनिवर्सल मोटर की तरह है ना। कैसा? यूनिवर्सल मोटर की तरह, जो एसी डीसी दोनों सप्लाई पर चलती है, वैसे ही आपका ये ट्रांसफॉर्मर भी है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो है इसमें केवल और केवल एक ही वाइंडिंग होती है ना। इसमें केवल और केवल एक ही वाइंडिंग होती है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग के जैसे ये काम करती है। ये कैसे काम करेगी? क्योंकि हम इसमें इस प्रकार से कई सारे टर्न्स निकाल देते हैं, टर्न्स फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब ये प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग की तरह ये क्या करेगी? ये काम करती है ना। ये होता है आपका क्या? ऑटो ट्रांसफॉर्मर, जो कि सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करती है। अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर को हम एचटी के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं, कमेंट करके बताइए। लेकिन मैं एलटी का आपको जरूर बताऊंगा। इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? इसका जो प्रयोग है वो ओनली फॉर एलटी लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? एलटी लाइन के लिए इसको प्रयोग करते हैं, एचटी लाइन के लिए प्रयोग हम नहीं करते हैं। और सबसे पहली बात ना, इसका इस्तेमाल अक्सर वहां पर किया जाता है जहां पर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज में ज्यादा अंतर ना हो, है ना। ज्यादा क्या ना हो? अंतर ना हो, वहां पर हम इसको प्रयोग करते हैं। जैसे कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर, स्टेबलाइजर, जैसे कि स्टेबलाइजर में यही होता है कि आउटपुट साइड अगर वोल्टेज ज्यादा हुआ तो उसको मेंटेन करता है, कम हुआ तो भी मेंटेन करता है। लेकिन बहुत ज्यादा वोल्टेज अगर डिफरेंस होता है तो फिर वहां पर ये काम नहीं करता है। और दूसरा हो गया, तीसरा इसका प्रयोग जो आपकी इंडक्शन मशीन होती है ना। जो आपकी इंडक्शन मशीन होती है, इस मशीन को स्टार्ट करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रयोग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होता है ना, क्योंकि वाइंडिंग ही एक ही है। उसी वाइंडिंग को हम प्राइमरी, उसी को सेकेंडरी के रूप में काम ले रहे हैं, ठीक है ना। सामान्यतः सीटी का प्रयोग किस उद्देश्य हेतु किया जाता है? तो अभी आपने देखा कि जो आपकी सीटी होती है, ये सीटी जो है ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में बताया था ना, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के जैसे काम करती है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के जैसे काम करती है, हाई करंट को ये मेजर करेगी। अब देखिए, मेजर तो ये हाई करंट को नहीं करता, मेजर तो ये लो करंट को भी करेगा। अगर आपका ट्रांसफॉर्मर जो है ये 500/5 एम्पियर का है ना, 500/5। ये क्या है इसका? ये है सीटी, ये इसका सीटीआर है। ये क्या है? इसका सीटीआर है ना। अगर सीटीआर इसका 500/5 है इस सीटी का, तो ये आउटपुट में जो करंट मापेगी ना, वो 100 गुना करंट को ये घटा देगी। 100 गुना करंट को ये क्या करेगी? घटा देगी। और वोल्टेज को क्या करेगी? ये वोल्टेज को 100 गुना बढ़ा देगी। वोल्टेज को क्या करेगी? 100 गुना बढ़ा देगी और करंट को 100 गुना घटा देगी। यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना नीचे बटा 5, ये आपका आउटपुट करंट की वैल्यू है। ये क्या है? आउटपुट करंट की वैल्यू है। आउटपुट में 5 एम्पियर का करंट ये मापेगी। यानी कि एक तार चल रही है, देखिए ये क्या है?
ये आपकी एक तार है ना, ये क्या है आपकी एक तार है। इस तार में अगर वोल्टेज का मान देखा जाए, सॉरी करंट का मान देखा जाए तो 500 एम्पियर, कितना 500 इसमें एम्पियर चल रही है। अब 500 एम्पियर को तो हम नहीं माप पाएंगे, तो ये 500 एम्पियर को 5 एम्पियर में कन्वर्ट कर देगी, यानी कि 100 गुना इस करंट को घटा देगी और वोल्टेज को 100 गुना क्या कर देगी, बढ़ा देगी। यही होता है आपका सीटी, है ना, ये क्या होता है आपका सीटी, जिसको हम करंट ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट तथा वोल्टेज के किस सीमा के ऊपर, आ गया ना वही क्वेश्चन, जिस चीज का हमें शिद्दत से इंतजार था, वो क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि भाई किस ऐसा मतलब कि करंट तथा वोल्टेज के किस सीमा के ऊपर सीटी तथा पीटी प्रयोग करने का भारतीय वैद्युतिक आदेश है ना। इलेक्ट्रिसिटी रूल जो है ये क्या कहता है, कितने वोल्टेज या फिर कितने एम्पियर से परमिशन देता है इस सीटी और पीटी को यूज करने के लिए। तो जो सीटी है आपकी ये 60 एम्पियर और जो पीटी है आपकी, पीटी जो है ये 750 वोल्ट, यानी कि ये जो 60 एम्पियर है ना, ये जो 60 एम्पियर है ना, 60 एम्पियर है, ये इनपुट करंट है। ये कौन सी करंट है, ये इनपुट करंट है। और जो 750 वोल्ट है ये क्या है, ये भी इनपुट वोल्टेज है, ये भी क्या है इनपुट वोल्टेज। अगर किसी लाइन में 60 एम्पीयर करंट चल रही है, वहीं से हम शुरुआत करते हैं सीटी का इस्तेमाल करना, और जो पीटी है ये इस्तेमाल करना हम स्टार्ट करते हैं 750 वोल्ट से। ये आउटपुट वोल्टेज नहीं, ये इनपुट वोल्टेज होता है, इतना आपको ध्यान जरूर रखना है ना। वेरिएक क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। वेरिएक भैया और कुछ नहीं है, ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर है। क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों है, क्योंकि वेरिएक जो होता है ना, ये एक्चुअल में वेरिएबल एसी होता है। वेरिएबल एसी का मतलब क्या हो गया, इस प्रकार की एसी है ना, इस प्रकार की एसी, ये एक वेरिएबल एसी है जो क्या करता है, वोल्टेज के मान को बढ़ाता है ना। वोल्टेज के मान को बढ़ाएगा भी और घटाएगा भी, बढ़ाएगा भी और घटाएगा भी। वोल्टेज के मान को घटाना और बढ़ाना ही वेरिएक कहलाता है। ये एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है जो काम सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई में ही काम करता है ना। कहाँ काम करेगा ये, सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई में, इसके अलावा और कहीं नहीं, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी में ही काम करता है। अगर डीसी में काम करने लगे तो फिर हम डीसी सप्लाई के लिए भी यूज कर लेते हैं, है ना, और नहीं काम करता, इसीलिए तो रेटेड मान का डीसी सप्लाई देते हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है ना। तो ये रहे टोटल आज के इस क्लास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन, जो आपके नोटबुक तक बस कुछ मिनटों में पहुंच चुका है। अब आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा। इस क्लास को जो है शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां जहां भी आपने ग्रुप में ऐड होगा, आप ग्रुप में ऐड होंगे, वहां वहां आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और विद्यार्थियों को बताइए भाई कि एक चैनल आ चुका है ऐसा जिसमें कंटेंट का बिल्कुल बौछार होता है ना। कंटेंट में 1% का कोई कंप्रोमाइज नहीं। कंटेंट दोस्तों, कंटेंट क्वालिटी के साथ कंटेंट आपको मिलता है ना, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं और ना ही कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज होता है। बिल्कुल दोस्तों, ये क्लास है जो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई झंझट ना रह जाए, है ना। नोटिफिकेशन हर क्लास का आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, ट्रांसफार्मर का लेक्चर नंबर 4 लेकर के, कल सुबह 8 बजे फिर से। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को दिल से मेरा लव यू है।